अकेली थी विमला, 80 साल की। इस उम्र में दुख दर्द बांटने वाला पास में कोई अपना न था। बुढ़ापे का यह अकेलापन, बेबसी अच्छी तरह समझती थी। इसलिए तो अपना दर्द भुलाकर दूसरों की मदद के लिए चल पड़ती थी विमला। रोज़ की तरह सुबह 7 बजे सोसाइटी के चौराहे पर आने वाली स्कूल बस का हॉर्न बजा तो 80 साल की विमला की आँख खुली। उन्होंने पहले थोड़ी देर यूं ही बैठकर अपने घुटने को सहलाया, फिर उठकर फ्रेश होने के लिए वॉशरूम गई। यह मुंबई के ठाणे की रोज वैली सोसाइटी की बिल्डिंग नंबर 3 के 5वें फ्लोर का 2 बेडरूम फ्लैट है। विमला अकेली रहती है। पति सालों पहले साथ छोड़ गए। उनके दोनों बेटे विदेश जा बसे हैं। अब उनका दिन अकेले उदास ऐसे बीतता है जैसे महानगरों में रहने वाले अकेले इंसानों का बीतता है। ब्रश करके उन्होंने थोड़ा लंगड़ाते हुए किचन में जाकर पानी पिया। आर्थराइटिस के कारण सुबह सुबह पैर ज़्यादा ही अकड़ा रहता है। अपने लिए चाय चढ़ा दी। एक नज़र फ्रिज खोलकर देखा कि क्या क्या रखा है, क्या मंगवाना है। अपनी चाय छानकर रोज़ की तरह 2 बिस्कुट लिए और बेडरूम की खिड़की के पास ऐसी जगह अपनी चेयर रखकर बैठ गई जहाँ से बाहर की आवाज़ ही दिखती है। वे बाहर देखती रही। लोग आ जा रहे थे। उनमें से कई लोगों से आमना सामना होने पर हाय हेलो भी हो गई है। बस इतना ही तो फैशन है इस शहर का। कोई खास हो गया तो कभी घर आ गए, वरना सड़क पर आते जाते सब रिश्ते निभा लिए जाते हैं। बाहर देखने पर लगता है कि एक दौड़ सी है, सब भागे ही जा रहे हैं। खैर, कोई आए जाए, जिए मरे, उन्हें क्या। उन्हें जितने जीना है अकेले ही जीना है। यह सच वे स्वीकार कर चुकी है, तो अब उन्हें किसी बात का फर्क नहीं ही पड़ता है। अरे वाह, आज तो चाय कब खत्म हो गई पता ही न चला। सुबह से फ़ोन भी नहीं देखा। विमला ने अपना मोबाइल फ़ोन ऑन किया। बेटा प्रतीक और प्रयाग ने गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजा था। उन्होंने भी खुशी के भाव से गुड मॉर्निंग भेजा बच्चों को। सोसाइटी का एक व्हाट्सएप ग्रुप था। कई लोगों ने व्हाट्सएप एपिया न्यान बघारा हुआ था जिनसे वह बहुत चिढ़ती थी। जो यह न्यान फॉरवर्ड करते थे उन्हें विमला अच्छी तरह जानती थी। उनमें से कोई एक भी यह ज्ञान अपने जीवन में उतार ले तो समाज में कोई बुराई रहे ही ना। कुछ मैसेज उनके कुछ रिश्तेदारों के थे जिन पर उन्होंने सरसरी नज़र डाली। जवाब जितना छोटा हो सकता था उतना दे दिया। विमला एक रिटायर्ड टीचर थी। थोड़ी देर वे फिर खिड़की के बाहर देखती रही। वे यहाँ 25 सालों से रह रही थी। काफ़ी लोगों को पहचानती थी वे। अब तो मेड लता के आने का टाइम हो गया था। लता के घंटी बजाने पर ही वे उठी। लता आती है तो उनका मुंह खुलता है, वरना बात करने वाला कोई नहीं। 25 साल की लता उनके घर 10 सालों से आती है। महाराष्ट्रियन लता बहुत मेहनती स्त्री है। विमला के लिए और विमला जैसी दूसरी अकेली रहने वाली स्त्रियों के लिए उसके दिल में करुणा का भाव रहता है। आते ही बोली, सॉरी आंटी, अनीता मैडम की बाई मिल गई थी। उसकी बात सुनने में देर हो गई। अनीता मैडम को 2 दिनों से बहुत तेज़ बुखार है, आपको तो पता ही है। देखने वाला कोई नहीं। क्या हुआ? उठ नहीं पा रही है, अंजू ने बताया। वह उन्हें मुश्किल से कुछ खिलाकर आई है, पर कोई उन्हें हॉस्पिटल ले जाने वाला नहीं है। अरे रे रे, चल मेरे साथ, बस मैं कपड़े बदल लूँ। वह उठकर दरवाज़ा तो खोल पाएगी? नहीं आंटी, अंजू बता रही थी कि अनीता मैडम ने कहा है कि वे उठ नहीं पाएंगी। वह चाबी उनकी बिल्डिंग के वॉचमैन माधव को दे दे। इतनी देर में विमला ने कपड़े बदल लिए थे। अपना पर्स उठाया और कहा, चल ज़रा देख आओ। अकेली रहती है, उसके बच्चे भी तो बाहर ही है। देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। पर आंटी,
आप जाएंगी और अभी तो आपने कुछ खाया भी नहीं होगा। नाश्ता बना देती हूँ, फिर चलते हैं। आपका तो उनके साथ झगड़ा हुआ था ना? अरे ठीक है, 10 साल हो गए इस बात को तो। अपना दरवाज़ा बंद करते करते विमला बोली, बच्चों को देखा है कभी? लड़ते हैं, 4 दिन बाद फिर साथ खेलने लगते हैं। ये तो हम बड़े ही बेकार होते हैं कि लड़ कर बैठ जाते हैं। अब सोचती हूँ कि इंसान को हमेशा बच्चों की तरह झगड़ा करना चाहिए। लड़े, चिल्लाए, फिर एक हो गए। लिफ्ट आ गई तो लता का हाथ पकड़कर विमला बात करती जा रही थी। लता से वे हमेशा कुछ ना कुछ बात करती रहती है। उसके जाने के बाद उनका फिर पूरा दिन चुपचाप ही बीत जाता। लता ने पूछा, आंटी, आपको चलने में दर्द होता है ना? कैसे चलोगी? तू रहना मेरे साथ। आंटी, बाकी घरों में मेरा काम बचा है, मैडम लोग गुस्सा होगी। पहले अनीता के घर जाकर देखती हूँ, फिर सोचते हैं। लिफ्ट से निकलकर विमला अनीता की बिल्डिंग की तरफ चलते हुए बहुत कुछ सोच रही थी। अपने दर्द की तरफ से भी ध्यान हट गया था। उनके पति रमेश 60 साल के होते ही इस दुनिया को अलविदा कह गए थे। वे भी सरकारी स्कूल में टीचर थे। दोनों की फैशन से उनका खर्चा चल जाता। पति का जाना उन्हें बहुत तोड़ गया था। बड़ी मुश्किल से उन्होंने खुद को संभाला था, और चारा भी क्या था। बच्चे उन्हें अपने पास 3-4 साल में 1 महीने के लिए एक बार बुलाकर बेटे होने का फ़र्ज़ निभा देते। उन्हें खुद आए हुए तो सालों बीत चुके थे। अब उन्हें समझ आ गया था कि उन्हें अकेले ही जीना है। सो वे इस सच को न चाहते हुए भी स्वीकार कर ही चुकी थी। पहले उन्हें सबसे ज़्यादा दुख इस बात का होता था कि वे जब भी बीमार हुई तो बेटों ने हर बार यही कहा, माँ, आप फुल टाइम मेड क्यों नहीं रख लेती? पैसा हम दोनों भाई शेयर करेंगे। वे यह बात कह नहीं पाई कि कोई अपना कभी तो उनके साथ रहे। उनका भी मन होता है कि कोई उनसे बात करे। बच्चे कुछ दिन ही सही कभी तो आए, या उन्हें ही कोई बेटा अपने साथ ले जाए, उनसे ज़बरदस्ती अपने साथ चलने के लिए कहे। उनके बड़बड़े घरों में माँ के लिए थोड़ी सी भी जगह नहीं। न उनके खाने के कभी नखरे रहे, न कभी पहनने के। तो भी बच्चे उन्हें अपने पास क्यों नहीं रख लेते? क्यों नहीं कोई उन्हें अकेले देख अपने साथ ज़बरदस्ती ले जाता कि चलो, कोई ज़रूरत नहीं यहाँ अकेले रहने की। हम अपनी माँ को अकेले नहीं रहने दे सकते। उन्होंने तो कभी यह नहीं कहा कि वे अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। जैसे जैसे उन्हें धीरे धीरे बहुत कुछ समझ आता गया, वैसे वैसे मन उतना कोमल नहीं रहा जैसे हुआ करता था। पर एक बात ज़रूर थी कि जैसे ही उन्हें पता चलता कि कोई मुसीबत में है, वे मदद करने से पीछे न हटती। अब भी यही हो रहा था, जिससे अपने काम आसानी से न होते थे। वे अनीता की मदद के लिए लता का सहारा लेकर तेजी से जा रही थी। एक सोसाइटी के लोगों में बातचीत भले ही रोज़ न हो, लेकिन चेहरों से तो एक दूसरे को पहचानते ही हैं। अनीता की बिल्डिंग में पहुंचकर विमला ने माधव से कहा, माधव, अनीता के फ्लैट की चाबी देना। जी मैडम। साफ समझा जा सकता था कि वे अनीता को देखने आई है। लता के साथ विमला अनीता के फ्लैट में घुसी। लिविंग रूम में ही सामने रखी उसके पति की माला चढ़ी फोटो पर नज़र डालते हुए आवाज़ दी, अनीता, अनीता। कोई आवाज़ नहीं आई। एकदम सन्नाटा। इस सन्नाटे से विमला परिचित थी। ऐसा सन्नाटा ही तो उनके अपने घर में ही रहता है। विमला कुछ कदम तेज रखकर अनीता के बेडरूम में पहुंची। अनीता को आवाज़ देते हुए उसका माथा छुआ, जैसे किसी अंगारे पर हाथ रख दिया हो। अनीता ने उनके हाथ की छुअन महसूस करते हुए आंखें खोली, फिर बंद कर ली
अनीता तेज बुखार में बेशुद्ध थी। उसकी उम्र भी विमला से करीब 75 साल के आसपास ही होगी। उन्होंने जल्दी से कैब बुक की। लता से कहा, इसे लेकर हॉस्पिटल जा रही हूँ। तबीयत बहुत ख़राब लग रही है। इसे नीचे तक पहुँचाने में मेरी हेल्प करना। लता, विमला ने अनीता के कपड़ों पर नज़र डाली। उसने सलवार सूट पहना हुआ था। मुँह से कराह निकल रही थी। विमला का मन भर आया। अनीता को उठाते हुए उसका सिर सहलाया। थोड़ी हिम्मत कर लो अनीता, हॉस्पिटल चलते हैं। अनीता ने अपना सिर पकड़ते हुए उठने की कोशिश की। समझ आ रहा था कि उसके सिर में तेज दर्द है। अनीता का एक हाथ विमला ने पकड़ा, दूसरा लता ने। उसे नीचे लिफ्ट से आए कैब आ चुकी थी। माधव को चाबी सौंपी और विमला लता की हेल्प से अनीता को पीछे लिटाकर खुद ड्राइवर की सीट के बराबर वाली सीट पर बैठ गई। इतना करने में उनका दर्द भी बहुत बढ़ चुका था। लता उन्हें इज्जत से देख रही थी। वह अच्छी तरह समझ सकती थी कि इस समय खुद विमला को कितनी परेशानी हो रही होगी, पर विमला अकेले रहने वालों का दर्द अच्छी तरह से जानती थी, तो वे इस समय अनीता को अकेले नहीं छोड़ पाई थी। हॉस्पिटल पहुंचकर विमला ने तुरंत इमरजेंसी में अनीता को देखने के लिए रिक्वेस्ट की। अनीता को एडमिट कर लिया गया और टेस्ट शुरू हो गए। विमला वहां रखी एक चेयर पर बैठ गई। चेयर बिल्कुल आरामदायक नहीं थी। विमला को तकलीफ होने लगी। जल्दी में वे अपनी स्टिक घर छोड़ आई थी। वे इस चेयर पर ज़्यादा देर नहीं बैठ सकती थी। उन्हें समझ आ गया। उन्होंने वहीं बैठे बैठे अपनी सोसाइटी के चेयरमैन राजीव देशमुख को पूरी बात बताई। राजीव ने फ़ौरन कहा, मैं अभी उनके बेटे को अनीता जी की हालत बता देता हूँ और किसी से बात करके आपके पास भेज देता हूँ। राजीव सज्जन इंसान थे। उन्होंने कमेटी मेंबर से बात की। एक मेंबर की पत्नी रीता ऐसी स्थितियों में हेल्प के लिए हमेशा तत्पर रहती। उसने सुनते ही विमला को फ़ोन किया। आंटी, मैं आ रही हूँ, तब आप घर आ जाना। आपकी भी तबीयत खराब रहती है। आपने कुछ खाया? आपके लिए कुछ ले आऊँ? अनीता आंटी कैसी है? अभी तो एडमिट कर लिया है। उसे बहुत तेज बुखार था। तुम आ जाओ तो मैं कैंटीन में ही कुछ खा लूँगी। राजीव ने अनीता के बेटे युग और पर्व को भी फ़ोन कर दिया। अकेले रहने वाले बुजुर्गों के बाहर गए बच्चों के नंबर सोसाइटी की कमेटी के पास रहते ही है। युग और पर्व परेशान हो उठे। बोले, मम्मी ने बुखार तो बताया था, पर ऐसी हालत है इसका अंदाज़ा तो हमें भी नहीं हुआ था। सुबह से फ़ोन नहीं उठाया तो हमने सोचा कि मम्मी सो रही होगी। अंकल, हम सोसाइटी के अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं और बस निकल रहे हैं। आप हमें विमला आंटी का भी नंबर दे दें। अनीता के बच्चों ने एक मोटी रकम सोसाइटी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी। रीता हॉस्पिटल के लिए निकल गई। सख्त बेंच जैसी चेयर पर बैठे बैठे विमला की कमर और घुटने का बुरा हाल था, पर इस समय उन्हें अनीता की चिंता थी। उन्हें याद आने लगा कि कैसे एक छोटी सी बात पर उनकी अनीता से बहस हो गई थी। विमला स्ट्रीट डॉग्स को बहुत प्यार करती थी और अनीता इनसे बहुत चिढ़ती थी। ऐसे ही एक बार विमला सोसाइटी में जगह जगह बने डॉग्स फीडिंग प्लेस पर कुत्तों के लिए खाना डाल रही थी। अनीता वहाँ से गुजर रही थी। उसने कहा था, आप जैसे लोगों के कारण सोसाइटी में कुत्ते हो गए हैं, किसी को भी काट सकते हैं। आप लोगों को कुत्तों को इतना ही शौक़ है तो अपने फ्लैट में ही रखें। किसने मना किया? विमला को भी गुस्सा आ गया था। उन्होंने कहा था, तुम्हें कोई कुछ कह रहा है, बेज़बानों के पेट में कुछ जा रहा है
तो तुम्हें क्या तकलीफ़ हो रही है? इन्होंने कभी किसी को काटा है? दोनों थोड़ी देर बहस करती रहती थी। इसके बाद आमना सामना होने पर हाय हेलो बंद हो गई थी। रीता ने आकर जब कहा हेलो आंटी, तब वे वर्तमान में वापस लौटी। रीता उनके पास बैठ गई। आंटी, आप अब घर जाकर आराम कर लो। अब कोई न कोई आता रहेगा, सब मिलकर संभाल लेंगे। उनके बेटे भी आ रहे हैं, बेचारे बच्चे भागे आ रहे हैं। वैसे हम मिलकर संभाल ही लेते हैं। स्त्री सुलभ ममता छलक उठी। राजीवजी ने मना तो किया था, पर वे माने नहीं। अनीता के घर की चाबी लेकर पीछे से माली ने चौकीदार के सामने पूरा घर साफ कर दिया। बीमार जने की दवाओं की बदबू न रह जाए, इसलिए माली किसी घर से स्प्रे भी ले आया। चौकीदार से विमला ने फ़ोन कर कहा कि अनीता की मेड को बुलवाकर सारे कपड़े साफ करवा दो। अनीता और विमला का लिहाज सब करते थे। फटाफट घर चकाचक कर दिया गया और गार्ड चाबी अपने साथ ले गया। विमला घर तो आ गई, पर उन्हें अनीता की चिंता हो रही थी। घर आकर नहा धोकर वे फिर हॉस्पिटल चली गई। ऐसे कर कर के सब थोड़ी थोड़ी देर हॉस्पिटल की ड्यूटी मिलजुल कर निभाते रहे। रीता रात को भी वहाँ रुकने के लिए तैयार हो गई। विमला सुबह ही तैयार होकर हॉस्पिटल पहुँच गई, जिससे रीता घर आ सके और भी कई लोग अब हॉस्पिटल में रुककर विमला का साथ दे रहे थे। अनीता की रिपोर्ट्स आ गई थी। उसे डेंगू हुआ था, प्लेटलेट्स चढ़ाई जा रही थी, पर साथ ही और भी परेशानियां हो रही थी। दूसरे दिन उसे निमोनिया हुआ। परेशानियां और बढ़ी। अब उसे एडमिट हुए 4 दिन हो रहे थे। युग और पर्व आ चुके थे। जब युग और पर्व आए तो घर को साफ देखकर थोड़े चौंके, पर पता चलने पर सबको थैंक्स बोला। विमला उनका खाना लता से बनवा लेती और दोनों को स्नेह से खिलाती। युग और पर्व विवाहित थे, पर अभी अकेले आए थे। दोनों उदास थे, परेशान थे, सबके सामने शर्मिंदा थे कि दोनों को होते हुए भी माँ अकेली यहाँ रहती है। विमला अनुभवी थी, यह बात अच्छी तरह से समझती थी कि पत्नियों की अगर माँ से न बने तो बेटे कुछ नहीं कर सकते। माँ को अकेले छोड़कर ही उनकी घर गृहस्थी बसती है। यह घर घर की कहानी है। डेंगू ने अनीता को पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लिया था। एक के बाद एक परेशानियां इतनी बड़ी कि उसे बचाया नहीं जा सका। बेटे बिलख पड़े, सब ठगे से रह गए। विमला जैसी पत्थर सी बैठी रह गई, कुछ न सूझा। उस समय वे घर पर ही युग और पर्व के लिए खाना बनवा रही थी। जब उन्हें रीता ने हॉस्पिटल से यह बुरी खबर दी, विमला ने एक ठंडी सांस ली, आंसू पोंछे। इतने में उनके बेटों का भी फ़ोन आ गया। उन्होंने उन्हें कुछ नहीं बताया, स्वर संयम रखकर बातचीत की और फ़ोन रख दिया। फिर सोचा, यह तो बैठने का टाइम नहीं है, और भी काम होंगे। युग और पर्व को अभी बहुत सारे कामों में कोई मदद चाहिए होगा, किसी की ज़रूरत होगी। अपने घुटने को सहलाते हुए वे फिर आगे की जाने वाली प्रक्रियाओं के बारे में बात करने के लिए कई लोगों से बात करके फिर अनीता के फ्लैट पर जाने के लिए छड़ी लेकर खड़ी हो गई। अनीता का शव लेकर एम्बुलेंस आने वाली थी। उससे पहले अनीता की बिल्डिंग में जाकर उन्होंने अनीता की विदाई की। तैयारी करनी थी। युग और पर्व को कोई परेशानी न हो, यह देखना था। अपनी झुकती कमर और दर्द में अकड़े पैर के साथ छड़ी लेकर वे भारी मन और नम आंखों के साथ बिना किसी का सहारा लिए चुपचाप लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। पड़ोसियों का तो पता नहीं, पर आसपास की मेट्स, माली, वॉचमैन, गार्ड्स सब समझ रहे थे कि विमला जी ने सबके लिए क्या क्या किया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए धन्यवाद।